हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इस सेशन में हम सबसे पहले तो एक पैसेज ले रहे हैं काफ़ी कुछ दिनों से, क्योंकि आजकल जैसे कि सुनने में आया कि एसएससी सीजीएल में पैसेज पूछे जा रहे हैं, इसलिए पैसेज कंटिन्यू किए हुए हैं। और पैसेज को करने का तरीका यही है कि आप पहले क्वेश्चन को रीड करके रखें, उनके जो भी कीवर्ड्स आपको नजर आएँ, कुछ चीज़ें याद रहेंगी, सभी तो याद नहीं रहेंगी आपके, तो जो चीज़ें आपके याद रहें उनको आप दिमाग में रखें, और फिर जब पैराग्राफ पढ़ते हैं, जो भी पैसेज आपको दिया हुआ रहता है, उसमें उन कीवर्ड्स को मैच करते हुए आंसर निकालने का प्रयास करें। एक फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मैंने कंटिन्यू किए हुए हैं, ताकि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जो है ना एक सेक्शन, वो भी अपडेट हो, आपका क्लियर होता रहे। क्योंकि आप अखबार तो पढ़ना सीख ही रहे हो, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें साथ में सीखते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत हेल्पफुल रहे। तो फ्रेजल वर्ब्स में पिछले 2 सेशंस में हमारा 1 से लेकर 10 तक हो चुका है। 5-5 फ्रेजल वर्ब्स पर सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस 10 डिस्कस कर रहे हैं प्रत्येक सेशन में, तो 20 वो हो चुके हैं। पिछले सेशंस की पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, ये वाला भी अवेलेबल हो जाएगा आपको शाम को 5 बजे तक, क्योंकि सेशन 5 बजे होता है, 5:30 तक 6 बजे तक ये अपडेट हो जाता है आपका। तो अब वहाँ से आप इनको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। स्क्रीन पीडीएफ आपको मिलेगा, एक आपको जो पूरा पीडीएफ वो कैब वाला है, जिसमें वर्ड कैटेगरी क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है, सिनोनिम्स क्या है, और उसके साथ साथ किसी वाक्य में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें भी आपको मिलती है। तो 2 पीडीएफ आपको पर डे अवेलेबल होती हैं। चलो सब पहले तो हम फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर लेते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद में पैसेज पे आएंगे और फिर एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट। प्ले डाउन दे रखा है पहला। प्ले डाउन जो है ना, ये इसका मतलब, पहले तो इसका हिंदी मतलब समझ लो, इंग्लिश में समझ लो, टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, महत्व कम करके बताना, किसी चीज का महत्व कम करना, ये प्ले डाउन है। मान लीजिए आप खेलते हैं, प्ले मतलब खेलना, और डाउन अपने ओपोनेंट को बहुत ही नीचा मान के खेलते हैं, है ना, तो आप उस मैच का इंपॉर्टेंस कम कर रहे हो, सीधी सी बात है। आप जब अपने आप को बहुत ही ऐसे मानते हो कि स्ट्रॉन्ग टीम में है, और आपकी ओपोनेंट टीम है वो डाउन है आपसे, ऐसा मान के खेलोगे, तो उस गेम जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल आपने देखा भारत और ओमान का मैच था, तो भारत ने सोचा ही था, हम सभी ने सोचा था कि ओमान तो अभी नई नई टीम है, क्या ही खेलेगी भारत से कम्पीट कैसे कर पाएगी, लेकिन ओमान ने टक्कर दी। तो फिर उस मैच का इंपॉर्टेंस देखा आपने, सूर्य कुमार यादव जो है बैटिंग करने के लिए नहीं आए, है ना, और आपने देखा कि बहुत ही 8 बॉलर्स का यूज़ किया, 11 में से 8 बॉलर्स आपने यूज़ कर लिए, है ना। सूर्य कुमार खुद बॉलिंग के लिए नहीं आए, वरना 9 हो जाते, तो 8-8 बॉलर्स आपने यूज़ कर लिए। तो ऐसा करके आपने उस मैच को है ना इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। तो ये है इंपॉर्टेंस कम करना। बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कुछ में हो सकता है, कुछ में आपको याद कर लेना है। दूसरा है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब बढ़ना है, स्टेप का मतलब कदम है, अप का मतलब ऊपर। अपने जीवन में आप स्टेप को अप करते हो तो इंक्रीज कर रहे हो अपने लेवल को। या फिर हो सकता है किसी चीज की स्पीड है ना वो बढ़ाना, जैसे आप फैन चलाते हो, 1 नंबर पे चलाओगे थोड़ा कम स्पीड से चलेगा, उसका आपने अप कर दिया, एक स्टेप ऊपर, 2 नंबर चलाओगे थोड़ा सा स्पीड तेज हो जाएगी, उससे ऊपर चलाओगे तो और तेज हो जाएगी स्पीड। तो ऐसे करके स्टेप अप होता है इंक्रीज करना, या स्पीड मतलब एफर्ट को, स्पीड को या इंटेंसिटी को इंक्रीज करना। तो कुल मिला के बढ़ना, बढ़ाना ही मान सकते हो, बढ़ना मान सकते हो। बाउ आउट। बाउ आउट क्या है? बाउ आउट का मतलब है विड्रॉ, रिजाइन और क्विट, हटना, छोड़ देना। किसी चीज में आप एंटर कर गए और उसको आप विड्रॉ कर जाते हो, वहां से छोड़ देते हो उस चीज को कि बस इतना ही करेंगे, नहीं करेंगे, तो बाउ आउट है। बाउ का मतलब झुकना होता है। आपने अभिवादन किया झुक कर ऐसे, है ना, और फिर आप आउट हो गए, वहां से बाहर चले गए, मीन्स आपने कह दिया कि बस इतना ही काम करूंगा मैं, विड्रॉ हो गए आप, आपने रिजाइन कर दिया, आप क्विट कर रहे हो। तो ये 3 हो गई। नंबर 14 देखो, नंबर 14 में है पैन आउट। ये खास तरीके से डेवलप होना या सक्सीड होना होता है, एक खास तरीके से कोई चीज का घटित होना या सफल होना पर्टिकुलर वे में, उसको बोलते हैं पैन आउट। पैन का मतलब सर्वत्र होता है, ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब है सर्वत्र, एवरीवेयर। तो कोई चीज अगर एवरीवेयर हर जगह पे है ना, और आउट वो चीज बाहर निकल कर आई है ना, और कैसे आई है, पैन आउट, पर्टिकुलर तरीके से। मान लीजिए किसी का नाम बहुत आगे चल रहा है, सब जगह पे किसी का नाम आउट हो गया है, आउट हो गया मतलब सबके सामने आ गया है, तो वो सफल हो गया व्यक्ति, ऐसे करके याद कर सकते हो। और क्रैक डाउन ऑन, ये तो आजकल न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है, ये कड़ी कार्रवाई करने को बोलते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को बोलते हैं। इसको आप रूटीन में वैसे यूज करना शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेजल वर्ब, क्रैक डाउन ऑन, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना किसी के खिलाफ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात रही, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस में 21 से कर रहे हैं। ये मैंने नंबर्स भी वैसे ही लगाए हैं ताकि आपको याद रहे कि हाँ 20 पहले भी हो चुके हैं, वो भी आपको याद कर लेने हैं, रिवाइज कर लेना है। और एक संडे का टेस्ट था कल अपना, वो टेस्ट तुमने दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता,
लेकिन नहीं दिया है तो आप एक बार देखें जरूर सेशन को, और पिछली चीज़ों को रिवाइज करने का बहुत बेहतरीन तरीका है वो। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में एक है भाई 21 नंबर, टू कॉल अ स्पेड। मान लीजिए स्पेड कुछ भी है, हालांकि स्पेड जो है ना वो एक टूल होता है, फावड़ा जिसको बोलते हैं, वैसे स्पेड मान लो कुछ भी है, तो आपने स्पेड को स्पेड ही कहा है, मान लो ऐसे याद कर लो, स्पेड को स्पेड ही कहा है, तो जो जैसा है उसको वैसा ही आपने कहा है, सच्चाई स्पष्ट रूप से कही है आपने। टू स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली, बिल्कुल फ्रेंकली आपने कहा है, साफ साफ बोला है। ए डैगर्स ड्रॉन, डैगर का मतलब खंजर होता है, ड्रॉ का मतलब खींच कर बाहर निकालना है, तो खंजर बाहर कब निकालोगे आप? आपने खंजर को खींच कर बाहर निकाला, कब निकालोगे? तो सामने वाला दुश्मन हो, तो एक्सट्रीम एनिमिटी होना, दुश्मनी होना। मेक बोथ हैंड्स मीट, दोनों एंड्स जो है ना उसको मिला देना, मतलब जैसी इनकम है आपके पास, जितना पैसा आ रहा है उतना ही जा रहा है, दोनों बराबर कर दिया आपने। 100 रुपए कमा रहे हो, 100 ही लगा रहे हो, तो बराबर कर दिए। तो खर्च और आमदनी दोनों को बराबर करना। टू लिव विद इन वंस इनकम, जैसी भी इनकम हो उसी में गुजर बसर करना। टू टर्न अ डेफ ईयर, इसको डेफ ईयर, ये डेफ है भाई, डीफ नहीं है, डेफ। डेफ मतलब बहरा होता है, और किसी के सामने आपने ऐसे बिहेव किया कि आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, आपने अनसुना कर दिया, आपने एकदम बहरे व्यक्ति की तरह बिहेव किया, इसका मतलब सीधी बात है सुन नहीं रहे हो उसकी, आप इग्नोर कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो। तो टू इग्नोर या नॉट लिसन। 4 तो हो गई है, आगे देखो। नंबर 5 पे देखो, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। सोचो कोई व्यक्ति बहुत एक्साइटेड हो कि आपके पास आए, कोई प्लान शेयर कर रहा है, और आपने क्या किया, आप किसी और उलझन में उलझे हो जिंदगी के, आपने सोचा कि यार ये मुंह बंद नहीं कर रहा, और आप चाहते ही नहीं हो कि वो प्रोग्रेस करे, तो आपने ठंडा पानी का ग्लास उसके मुंह पे दे मारा, है ना। पानी ऐसे देखते हैं मूवीज में, सीरियल्स में, तो पानी, ठंडा पानी आपने मुंह पे डाल दिया, मतलब डिस्करेज कर दिया यार उसको। आप, वो व्यक्ति चाहता था कि कुछ जीवन में करूं, आपके साथ अपनी प्लानिंग शेयर कर रहा है, और आपने ठंडा पानी डाल दिया उसके मुंह पे। या कोई व्यक्ति गुस्से में आया है मान लो, और फिर ठंडा पानी, वो गुस्सा भी एक्सट्रीम कंडीशन है, वो बड़ा उस चीज को लेकर तो कम से कम पैशनेटली लड़ेगा, और तुमने ठंडा पानी डाल दिया, डिस्करेज कर दिया एकदम से, वो गुस्सा जो है ना शांत सा हो जाएगा। तो डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। टू हिट द नेल ऑन द हेड, नेल को हेड पर मारना, नेल मतलब कील होता है, और कील का जो टॉप होता है उस पर हथौड़े से वार कर रहे हो, तभी तो कील जाएगी दीवार में, है ना। या तो ऐसा तो उल्टा तो नहीं है कि कील का जो नुकीला सिरा जो दीवार में जाना चाहिए उस पर आप मारोगे तब कील चली जाएगी अंदर, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, उसी पर हिट करना था, उसी से कील अंदर जाएगी। तो टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, बिल्कुल सही सटीक बात करना, बिल्कुल ठीक काम करना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, किसी ने कहा कि भाई जो भी पत्थर रोड पर हैं उनमें से किसी एक पत्थर के नीचे 100 का नोट रखा है मान लो, और आपने क्या किया, हर पत्थर को पलट पलट कर देखा कि इसके नीचे है क्या, इसके नीचे है क्या। तो आपने जितने भी पत्थर थे सारे के सारे प्रयास जो भी कर सकते थे सारे प्रयास किए उस 100 के नोट के लिए। ऐसे याद कर सकते हो, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर संभव प्रयास करना, हर एक ऑप्शन, एक बार हर ऑप्शन ट्राई कर लेना। ये मान लो बाइट द बुलेट, लोहे के चने चबाना सुना होगा, बुलेट को बाइट कर लो, बाइट मतलब तो काटना होता है, बुलेट जो बंदूक से निकलती है बुलेट, उसको तुम बाइट कर लो। तो इसका मतलब क्या है, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, हिम्मत से कठिनाई झेलना। हिम्मत चाहिए ना इसके लिए, दांत भी तो ऐसे मजबूत चाहिए, तो बड़ी कठिनाई है उसको चबाने में, लेकिन आप बड़ी हिम्मत दिखा रहे हो उसको करने में, तो ये ब्रेवली आप कोई चीज़ को कन्फ्रंट करते हैं उसको बोलते हैं। नंबर 29 है एलिफेंट इन द रूम। सोचो हाथी रूम में आ गया, बड़े लापरवाह हो, हाथी रूम में कैसे आ सकता है, और वो समस्या है रूम में है, आपके सामने दिख रहा है आपको कि समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है, हाथी कैसे आ सकता है, इतना विशालकाय प्राणी आपके सामने, तो समस्या एकदम ऑब्वियस है, सामने दिख रही है, लेकिन बस आप साथ में बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, इसको नज़रअंदाज कर रहे हो उस समस्या को, है ना, इग्नोर कर रहे हो। तो एन ऑब्वियस प्रॉब्लम बीइंग इग्नोर्ड, एक स्पष्ट सी समस्या, इसको इग्नोर किया जा रहा है। रॉक द बोट, रॉक वैसे वर्ब के रूप में होता है ना, वो हिलाना होता है ऐसे, तो बोट है ना, बोट को आप ऐसे एकदम इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे हिला रहे हो, शेक कर रहे हो, तो बोट को शेक कर रहे हो, तो जो स्टेबल सिचुएशन थी, बोट जो कि एकदम स्थिरता से पानी में खड़ी थी, उस स्थिरता की स्थिति को तुमने क्या किया, डिस्टर्ब किया। तो टू डिस्टर्ब अ स्टेबल सिचुएशन, किसी भी स्थिर स्थिति को डिस्टर्ब करना, ये होता है रॉक द बोट। तो ये तो कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर ली हमने। अब आते हैं हमारे पैसेज पर, पैसेज के कुछ क्वेश्चंस देख लो एक बार। पैसेज में पहला पूछा है, चूज द एंटोनिम ऑफ जेनरस एज यूज्ड इन द पैसेज। जेनरस जिस हिसाब से यूज हुआ है पैसेज में, उसका एंटोनिम बताना है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, द यूएस रिड्यूस्ड फोकस ऑन वेस्ट एशिया हैज।
एडिटोरियल के अकॉर्डिंग यूएस का जो फोकस कम हुआ है, ध्यान केंद्रित था, यूएस पूरा कॉन्सेंट्रेट था, थोड़ा सा इसने कॉन्सेंट्रेशन अपना कम किया है वेस्ट एशिया से, तो उस कॉन्सेंट्रेशन कम होने से हुआ क्या है वो बताना है। देखेंगे हम क्या क्या इससे रिजल्ट निकला है। थर्ड पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंपैक्ट ऑफ इजराइल अटैक ऑन कतर। इजराइल का हमला कतर पर हुआ, अब इसका क्या प्रभाव पड़ा, इजराइल ने कतर पर हमला किया, प्रभाव क्या पड़ा वो आपको बताना है। Why has the old security framework of the Gulf monarchies come into question? कि जो पुरानी सुरक्षा व्यवस्था है, जो भी खाड़ी देशों में राजतंत्र हुआ करता था, है ना, वो पुरानी सुरक्षा व्यवस्था उस राजतंत्र की वो कैसे संदेह के घेरे में आ गई है। कम इनटू क्वेश्चन का मतलब संदेह के घेरे में आना, तो ये बताना है। और एक बताना है आपको, व्हाट डज द अटैक ऑन सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशंस इन 2019 रिवील। 2019 में जो तेल प्रतिष्ठान थे सऊदी में, उन पर हमला होता है, तो ये क्या दर्शाता है, ये हमला क्या दर्शाता है, ये बताना है। ठीक है, तो चलो कुछ आपके दिमाग में रखना और फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के पैसेज पर आते हैं। टोन ऑफ द पैसेज एनालिटिकल है, विश्लेषणात्मक टोन है। कैसे? क्योंकि लेखक यहाँ पे बताएगा कि यूएस ने जो फोकस कम किया है ना वेस्ट एशिया पर, पहले टकटके लगाकर देख रहा था यूएस, आजकल यूएस थोड़ा अलग कामों में व्यस्त है। आजकल आप देख रहे हो टैरिफ टैरिफ टैरिफ, बस एक ही राग अलापा जा रहा है। तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ा है उसको विश्लेषण उसका किया गया है इस एडिटोरियल में। किस बारे में एडिटोरियल? तो पैसेज हाईलाइट्स द वीकनिंग ऑफ यूएस सिक्योरिटी गारंटीज। पैसेज दर्शाता है कि भाई यूएस ने सुरक्षा गारंटी दे रखी थी वेस्ट एशिया में कि सुरक्षा हमारा जिम्मा है, तो ये थोड़ा सा वीकन हुआ है, कमजोर हुआ है। शोइंग हाउ अमेरिकाज रिड्यूस्ड फोकस हैज शेकन ओल्ड फ्रेमवर्क्स, और ये दिखा रहा है कि जब इसने अपने वेस्ट एशिया में सुरक्षा गारंटी जो है वो कमजोर पड़ी है, तो ये दिखा रहा है कि कैसे यूएस ने अपना ध्यान वहां से हटा लिया है। जो पुराने सिस्टम थे, स्ट्रक्चर थे, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस थे, उसको कैसे इसने हिलाकर रख दिया है। 2019 अटैक ऑन सऊदी ऑयल फैसिलिटीज, ये सऊदी ऑयल फैसिलिटीज पर वो इंस्टॉलेशंस दिख रखा था ना, वो फैसिलिटीज का सिनोनिम था। तो 2019 का जो अटैक हुआ सऊदी ऑयल पर विदाउट यूएस रेस्पॉन्स एंड इजराइल अटैक ऑन कतर, इसमें यूएस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और फिर इजराइल का अटैक रहा कतर पर, डिस्पाइट होस्टिंग अमेरिका लार्जेस्ट बेस, जबकि कतर के अंदर तो अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। हैव एक्सेलरेटेड अ रीजनल रीअलाइनमेंट, अब इसने क्या किया है, इसने क्षेत्रीय एक रिस्ट्रक्चर की, वापस से चीजें एकदम से कहें ना कि कई बार चीजें उजड़ जाती हैं तो फिर से उसको आप वापस से ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक से उन व्यवस्थाओं को बैठाते हो, तो वो रीअलाइनमेंट जो है गल्फ सिक्योरिटी लैंडस्केप पर वो देखने को मिल रहा है, उसकी गति तेज हुई है। बाकी हम विस्तार से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइटल है साहब इसका शिफ्टिंग सैंड्स। नए बच्चे हो, अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो बता दूं मैं आपको कि बहुत बेहतरीन सेशन है। ये बेहतरीन इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इस चैनल पर आप देख रहे हो, बेहतरीन इसलिए है कि आप इसको तुलना करके देख लेना एक बार कि ये सेशन कुछ ऐसा है जो आप 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट मेरे साथ गुजारते हो। तो एक बच्चे ने मैसेज किया था, इसका कमेंट किया था, मैंने पढ़ा था वो कमेंट, कि मेडिटेशन सा हो जाता है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है इस पर, कोई भी चीज़ अगर हम इधर उधर मिस भी कर दें, पलक झपक लें, मतलब उसका तो खैर शब्द थे, मैं उसका भावार्थ बता रहा हूँ, तो फिर ध्यान रहता नहीं है। इसलिए ये सेशन आपका मेडिटेशन में भी हेल्प करता है। बिल्कुल, ये हर जगह पे अप्लाई होती है बात। आप ध्यान हटा ही नहीं सकते, आपको एक एक बात पर बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। और अगर नोट्स बनाने का समय नहीं है, केवल आप ऐसे ही कानों में ईयरफोन लगाकर लाइब्रेरी में बैठकर देखना चाहते हो ये सेशन, तो फिर कोई खास बात नहीं है। इतना सब कुछ रेडीमेड मिलता है, ये खुद करके देख लेना एक बार आप लोग। आपको ऐसा लगे ना कि ये तो बड़ा आसान सा काम है, तो खुद करके देखना एक बार, ये सेशन ना देख के सेल्फ रीड करके देखना एक बार पैसेज को, और फिर देखना कि कितनी चीज़ें निकालनी होती हैं। आपको सब्जेक्ट मिलता है, जो रेड कलर में है वो सब्जेक्ट है, वर्ब क्या आएगी वो डिस्कस करेंगे, जो ब्लू कलर में है वो डिफिकल्ट वर्ड हैं या ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। वर्ड्स के सिनोनिम्स यहाँ दे रखे हैं। इस स्लाइड में क्या कुछ बातें हैं वो इस इमेज से भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। शिफ्टिंग सैंड्स का मतलब क्या है? शिफ्टिंग मतलब बदलती हुई, सैंड्स का मतलब होती है रेत, लेकिन यहाँ पे रेत नहीं है, ये शिफ्टिंग सैंड्स का मतलब बदलते हालात, जो परिवर्तनशीलता देखने को मिली है, जो चेंज देखने को मिला है, उसको हमने शिफ्टिंग सैंड्स कहा है यहाँ पे। तो शिफ्टिंग सैंड्स का मतलब है अस्थिरता, जो वेस्ट एशिया में हुई है, अस्थिरता। ठीक है। इंस्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी, म्यूचुअल का मतलब होता है भाई परस्पर, क्या होता है? परस्पर।
मोमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है जो टर्निंग पॉइंट है, क्रूशियल जंक्चर है, महत्वपूर्ण क्षण जिसको बोल सकते हैं। कई बार होता है ना कि ये मोमेंट है जिस पे कुछ हो सकता है, टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस वो है। तो शिफ्टिंग सेंट्स का मतलब है अस्थिरता। कहां की बात है? वेस्ट एशिया की बात हम करेंगे। तो यहां कह रहा है कि ऑन द डिफेंस अग्रीमेंट बिटवीन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान, ये डिस्कस कर रहे हैं हम डिफेंस अग्रीमेंट पर, रक्षा सहयोग किस किस के बीच में? सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग, इसको लेकर हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये बिटवीन है और ये एंड है, नहीं लगा रखा क्या? चलो यहां एंड लगा दें, कोई खास बात नहीं। बिटवीन सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान, वैसे हेडलाइन है, ग्रामर की गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, बाकी ये गलत है, यहां पे एंड होना चाहिए। इंडियाज वेस्ट एशिया पॉलिसी मस्ट मेंटेन अ स्ट्रेटेजिक बैलेंस। भारत की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है वो निश्चित रूप से उसको मेंटेन करना चाहिए। मस्ट जहां लगाते हो इसका मतलब जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए। मस्ट ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट्स को डिनोट करता है, मजबूरी वाले वाक्यों को बताता है। तो भारत की जो पश्चिमी एशिया नीति है उसको जरूर से जरूर मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन का मतलब क्या है? बना के रखना, कहते हैं ना फिगर मेंटेन किया हुआ है, बना के रखना, है ना। अ स्ट्रेटेजिक बैलेंस, एक रणनीतिक संतुलन। तो भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी को जरूर से जरूर क्या करना चाहिए? मेंटेन करना चाहिए। और क्या मेंटेन करना चाहिए? रणनीतिक संतुलन। ये नाउन है, स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है। बात क्लियर? आगे देखो, द साइनिंग ऑफ ए म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट, जो हस्ताक्षर हुए हैं, साइनिंग हुई है मतलब, साइन का मतलब अग्रीमेंट जो साइन हुआ है। ये साइनिंग यहाँ पे नाउन है, क्योंकि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। ये साइनिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको, और इसकी वर्ब हम देखेंगे क्या है। तो साइनिंग जो है, हस्ताक्षर है किसके? अ म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट के, एक परस्पर रक्षा सहयोग के, किस किस के बीच में? सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। आ गया ना, देखो ये लाइन पे बिटवीन के साथ में एंड आ रहा है, ठीक है। विच डिक्लेयर्स, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध है किससे? ये डिफेंस अग्रीमेंट से। तो ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन, ये अपने से पहले वाले से संबंध होता है, लेकिन पहले वाला एग्जैक्ट पहले हो जरूरी नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है कि कौन से की बात कर रहा है। तो ये अग्रीमेंट यहां डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है, दैट की, ये कंजंक्शन है, क्या घोषणा करता है? कि एनी अग्रेशन, कि कोई भी हमला, अग्रेशन का मतलब यहां पे अटैक से है, अटैक कह दो या असोल्ट कह दो, कि कोई भी हमला, शैल बी कंसीडर्ड, उसको माना जाएगा, पैसिव वॉइस है, किसी भी हमले को माना जाएगा, एन अग्रेशन, हमला, अगेंस्ट बोथ, दोनों के खिलाफ। इन्होंने एक परस्पर डिफेंस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, दोनों देशों के बीच हुआ है। ये अग्रीमेंट ये बताता है कि अगर हमला किसी भी देश के खिलाफ, मतलब सऊदी अरब के खिलाफ हो गया हमला, तो पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व होगा, और पाकिस्तान के खिलाफ हुआ तो सऊदी अरब वहां पे इन्वॉल्व होगा, ये मतलब है। इज अ मूवमेंट, ये साइनिंग की वर्ब है इज, ये एक मूवमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, मतलब टर्निंग पॉइंट है फॉर बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के लिए, मतलब सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिए, एज वेल एज, साथ ही में वेस्ट एंड साउथ एशिया, इसके लिए भी। बात ध्यान से सुनना समझना। साइनिंग की वर्ब तो यहां पे इज है, ठीक है। विच की जो वर्ब है वो डिक्लेयर्स, मतलब यहां डिफेंस अग्रीमेंट की वर्ब है वो डिक्लेयर्स है। एनी अग्रेशन की वर्ब है वो शैल बी कंसीडर्ड है, और शैल बी कंसीडर्ड पैसिव का स्ट्रक्चर है। मॉडल का पैसिव कैसे बनता है? बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के, किसी भी मॉडल का पैसिव बनाते हैं बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के। बात क्लियर है क्या? क्या कह रहा हूं फिर समझो। जो हस्ताक्षर हुए हैं म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट पर इन दोनों देशों के बीच में, ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी हमला उसको माना जाएगा। अग्रेशन किसके खिलाफ? दोनों के खिलाफ। ये अगेंस्ट जो है ना, ये आपका प्रेपोजिशन है, और बोथ वैसे तो डिटरमिनर होता है, लेकिन यहां पे तो नाउन का काम करेगा ये बोथ, है ना, या प्रोनाउन का काम करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है, और ऑब्जेक्ट लगता है तो नाउन या प्रोनाउन होता है, ये यहां प्रोनाउन है बोथ, ठीक है। इज अ मोमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ये एक टर्निंग पॉइंट है दोनों देशों के लिए और इसके लिए भी। बात क्लियर है क्या? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यहां पे ये गलत दे रखा है, बोथ कंट्रीज एंड, ये दोनों के लिए। अच्छा सॉरी, ये बोथ वैसे नहीं आ रहा, वरना क्या आता है जैसे दोनों के लिए, एक तो देशों के लिए और इसके लिए, ये तो क्या दोनों देशों के लिए है, साथ ही में इसके लिए है, वरना बोथ के साथ में एंड लगता है इन दोनों चीजों के लिए। ये दोनों वो नहीं है, ये एक कैटेगरी इसने अलग कर दी, फिर दूसरी कैटेगरी लेके आया, अलग चीज है। अदरवाइज बोथ के साथ एज वेल एज कभी नहीं आता, कंजंक्शन में हम ये बात पढ़ते हैं, ठीक है साहब। आगे बढ़ा जाए।
ये देखो दोनों नेता हाथ मिला रहे हैं। हालांकि इस इमेज में आपको जो फिलहाल वर्तमान प्रधानमंत्री या वर्तमान शासक हैं सऊदी अरब के वो नजर नहीं आएंगे, ये मैंने इमेज के रूप में लिया बस समझाने के लिए। नंबर 2 में देखो, सऊदी अरेबिया द कस्टोडियन ऑफ इस्लाम्स टू हॉलीएस्ट मॉस्क। तो कस्टोडियन मतलब संरक्षक होता है ना, गार्डियन जिसको बोलते हैं। स्कूल में कई बार शरारत की होगी तो बोला होगा ना टीचर ने कि तुम्हारे पेरेंट्स को लेके आना, और पेरेंट्स में से तुम्हारा कोई वहां पे अवेलेबल नहीं है, मान लो कहीं दूर रहते हो, तुम हॉस्टल में रहे हैं, तुमने कहा होगा गार्डियन को लेके आओ, तो वो तुम्हारा गार्डियन कस्टोडियन है, प्रोटेक्टर है, गार्डियन है। जेनरस का मतलब उदार है, दयालु है। ये प्रश्न पूछा तुमसे पैसेज में कि उदार या दयालु, जेनरस, लिबरल, मैग्नेनिमस, बेनेवोलेंट, तो इसका एंटोनिम पूछा था। तो जो कंजूस होगा वो एंटोनिम हो जाएगा, सीधी सी बात है, डिस्कस करेंगे। पहले स्लाइड को देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरब जो है, अब इसके बारे में बताया कोमा लगा के, द कस्टोडियन ऑफ इस्लाम टू होलीएस्ट मॉस्क। होलीएस्ट का मतलब होली की डिग्री सुपरलेटिव है। होली जो है ना, पवित्र, जिसको हम बोलते हैं सैक्रिड, इसकी डिग्री कंपैरेटिव सुपरलेटिव है होलीएस्ट। अब आप पूछोगे कि डिग्री सुपरलेटिव है तो द क्यों नहीं लगाया, तो द कैसे आए, यहाँ पे 2 लगा दिया इसने, संख्या लगा दी, कुछ एक ही तो चीज आएगी। अपोस्ट्रोफे जब लग जाता है तो उसके बाद द वैसे ही नहीं आता, पजेसिव एडजेक्टिव है, और चूंकि द भी एडजेक्टिव या डिटरमिनर ही होता है तो दोनों में से एक ही चीज आएगी, तो द नहीं आएगा। सऊदी अरेबिया जो कि संरक्षक है किसका, इस्लाम की 2 सबसे पवित्र मस्जिदों का। एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बारे में विशेषता देखिए, वैसे विशेषता कुछ है नहीं इस देश की, फिर भी देखो, द इस्लामिक वर्ल्ड्स ओनली न्यूक्लियर पावर। ये इस्लामिक दुनिया जो है, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले देश हैं, उनमें से एकमात्र देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, और कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया जाए, अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कुछ चीज दे दी जाए तो उसको पता ही नहीं यूज कैसे करना, तो इसलिए छोटी मोटी बातों में भी ये परमाणु युद्ध की धमकी देता है पाकिस्तान। तो सऊदी अरेबिया जो कि कस्टोडियन है इस्लाम के 2 होलीएस्ट मॉस्क का, और पाकिस्तान जो क्या है, इस्लामिक वर्ल्ड की ओनली न्यूक्लियर पावर है। ओनली का मतलब यहां पे एकमात्र न्यूक्लियर पावर है। अब ये दोनों देश हो गए। इन दोनों के लिए यहां पे वर्ब आई है हैव ऑलवेज एंजॉयड। इन दोनों ने हमेशा ही एंजॉय किया है। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मैं ऐसे लिख रहा हूं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज का प्रयोग हम जनरली मैन वर्ब से पहले करते हैं, है ना, इसकी पोजीशन अलग अलग होती है। खैर जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसे शब्द जो हाउ ओफन का आंसर होते हैं, वो हम लगाते हैं मैन वर्ब से पहले। तो इन दोनों देशों ने हमेशा से ही इंजॉय किया है, आनंद लिया है अ स्पेशल रिलेशनशिप, एक विशेष संबंध का। स्पेशल यहाँ एडजेक्टिव है और रिलेशनशिप यहाँ नाउन है, ए यहाँ डिटरमिनर है। डिटरमिनर के बाद 2 शब्द अगर होंगे तो दूसरा नाउन होगा, पहला एडजेक्टिव होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं इसको सारे को अगर मैं बता दूं एक एक वर्ड को, तो सऊदी अरेबिया नाउन है क्योंकि नाम है देश का, द डिटरमिनर है, कस्टोडियन है वो नाउन है, ओ प्रेपोजिशन है, फिर इस्लाम जो है वो नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफे के पहले और अपोस्ट्रोफे के बाद नाउन ही होते हैं। होलीएस्ट मॉस्क में मॉस्क नाउन है, होलीएस्ट एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। अब आप कहोगे कि आपने तो कहा कि अपोस्ट्रोफे के पहले और बाद में नाउन होंगे, बिल्कुल अभी भी ये कह रहा हूं, अपोस्ट्रोफे के पहले नाउन है, अपोस्ट्रोफे के बाद नाउन है, लेकिन नाउन से पहले एडजेक्टिव आने का तो अधिकार है ही, तो ये तो न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्या बता रहा है, ये एक एडजेक्टिव है। एंड कंजंक्शन है, पाकिस्तान फिर से नाउन है। द डिटरमिनर है, इस्लामिक वर्ड, वैसे तो इस्लामिक एडजेक्टिव काम करेगा यहाँ पे, प्रॉपर एडजेक्टिव, वर्ड है वो नाउन, अपोस्ट्रोफे के पहले बाद में नाउन होगा, तो अपोस्ट्रोफे के पहले वर्ड नाउन हो गया, इसके बाद में न्यूक्लियर पावर नाउन हो गया। ओनली है डिटरमिनर का काम करेगा। हैव helping verb, always adverb of frequency, enjoyed man verb, a determiner, special adjective, relationship noun। पाकिस्तान हैज ट्रेन्ड सऊदी फोर्सेज। पाकिस्तान ने क्या किया है, ट्रेन किया है, प्रशिक्षित किया है, किसको, सऊदी फोर्सेज। फोर्सेज क्या होता है, फोर्स का मतलब होता है बल, और फोर्सेज वो फिजिक्स में होता है ना, बल की विमा क्या है, पढ़ा हो तुमने, M1 L1 T-2, वो वाला बल। और ये फोर्सेज है, ये होता है सेना, है ना, आर्मी। तो ये फोर्सेज की बात हम कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान ने प्रशिक्षण दिया है सऊदी फोर्सेज को, मतलब ये जितने भी तुम्हें भी आश्चर्य लग रहा होगा, मुझे भी लगता है कई बार कि पाकिस्तान कैसे किसी के काम आ सकता है। खैर इसने दशकों तक प्रशिक्षण दिया है इसकी सेना को, वाइल, जबकि ये कंजंक्शन है। द किंगडम हैज प्रोवाइडेड, इस साम्राज्य ने, साम्राज्य मतलब वो UAE की बात कर रहा है, इसने क्या किया है, प्रोवाइड किया है। इसने तो किया, प्रशिक्षण दिया, बदले में सऊदी अरब, क्योंकि दोस्ती दोनों हाथों से निभती है, दोनों तरीकों, दोनों पार्ट से, एक नहीं। ऐसा नहीं होता दोस्ती में कि एक व्यक्ति काम करता जा रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है केवल बस रिसिपिएंट है, कुछ अपने ओर से कुछ उसके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहा। तो सऊदी अरब ने क्या किया, उसने प्रोवाइड किया है हेल्पिंग वर्ब,
और ये प्रोवाइडेड मैन वर्ब, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। जेनरस फाइनेंशियल असिस्टेंस, बहुत ही उदार वित्तीय सहायता दी है, पैसा बहुत है यूएई में तो इसने दिया पैसा। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, इसमें क्या शामिल है, इसमें शामिल ये भी है कि इस्लामाबाद न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब इस पैसे में न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान, जो देश की राजधानी है वो वहां देश की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें भी असिस्टेंस इसने दिया है। क्लियर हो गया होगा, आगे चलिए। विद द अग्रीमेंट दिस पार्टनरशिप हैज नाउ बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है औपचारिक रूप देना, औपचारिक रूप देना, औपचारिक रूप देना, फॉर्मलाइज, सिस्टमेटाइज, ऑर्गेनाइज। अंडरलाइन का मतलब है जोड़ देना, अंडरलाइन क्या होता है, जोड़ देना। एम्फेसाइज, हाईलाइट, स्ट्रेस। और लैंडस्केप का मतलब है परिदृश्य या स्थिति, परिदृश्य कह सकते हैं, स्थिति कह सकते हैं, सिनेरियो, सिचुएशन। विद द अग्रीमेंट, इस अग्रीमेंट के साथ, जो डिफेंस अग्रीमेंट हुआ उसी की बात कर रहे हैं, तो जब पता लग जाए किसकी बात कर रहा है तो दे लगाने में क्या हर्ज है, दे लगा दिया। विद प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन रह नहीं सकता नाउन के बगैर तो नाउन लगा दिया। ऑब्जेक्ट चाहिए ना, नाउन प्रोनाउन तो चाहिएगा, ऑब्जेक्ट के बगैर इसको नींद नहीं आती तो ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने। दिस पार्टनरशिप, ये जो साझेदारी है, हैज नाउ बीन इंस्टीट्यूशनाइज, अब इसको क्या किया गया है, अब इसको फॉर्मल रूप दिया गया है। ठीक है, पार्टनरशिप तो पहले से थी दोनों देशों की, लेकिन फॉर्मल रूप साइन वाइन कर लिए, कागजों में ले ली पार्टनरशिप, ऐसे मान लो, तो हैज बीन फॉर्मल इंस्टीट्यूशनाइज। ध्यान से समझो क्या चीज है, पहले खुद से दिमाग लगा के सोच लो कि क्या कहानी है, एक्टिव है कि पैसिव है, कौन से टेंस का है, पैसिव का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, यट फिर भी कंजंक्शन है, विरोधाभासी कंजंक्शन है, विपरीत वाक्यों के लिए जुड़ता है। इट्स टाइमिंग, इसकी जो टाइमिंग है कि ठीक है तुमने पार्टनरशिप करी, दिख ही रहा था दोस्ती थे, लेकिन तुम्हारा तो टाइम है ना पार्टनरशिप करने का। अनाउंस्ड अ वीक, ये पार्टनरशिप, ये टाइमिंग जो अनाउंस की गई, अब ये टाइमिंग के लिए कुछ नहीं है, ये तो उस पार्टनरशिप के लिए है कि पार्टनरशिप विच वॉज अनाउंस्ड, ऐसा मान लो, विच वॉज अनाउंस्ड, इसको रिड्यूस कर दिया, छोटा कर दिया और केवल लिख दिया अनाउंस्ड। अ वीक आफ्टर इजराइल बॉम्ब्ड कतर, इजराइल सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। इजराइल ने जब बमबारी करी कतर पर, उसके एक सप्ताह के बाद इसको अनाउंस किया गया, आपने 7 दिन लगाए आपने तो, और आपने पार्टनरशिप अनाउंस कर दी। तो ये टाइमिंग जो है ना, कि ऐसा कैसे किया, तुम्हें अभी कैसे याद आया, तो ये अंडरलाइन करता है, ये जोड़ देता है किस बात पर, द शिफ्टिंग सेंस, जो अस्थिरता है, पर्शियन गल्फ सिक्योरिटी लैंडस्केप, पर्शियन फारसी गल्फ खाड़ी, सिक्योरिटी सुरक्षा, लैंडस्केप परिदृश्य स्थिति, है ना, तो उसमें जो अस्थिरता है उसको दर्शाता है, उसमें जो बदलते हालात हैं उसको दर्शाता है। क्लियर है, आगे देखिएगा। फॉर डिकेड्स, काफी दशकों तक, डिकेड्स मतलब दशक, 10 सालों के समूह को डिकेड बोलते हैं, तो 4 डिकेड्स कहा है तो दशकों तक। इट्स मोनाकीज, किसकी, यूएई का जो राजतंत्र है, रिलाइड ऑन, ये निर्भर था, रिलाई के साथ ऑन लगता है इसलिए हाईलाइट किया है, ये पहले भी मैंने बताया है, रिलाई के साथ, डिपेंड के साथ, रेस्ट के साथ, हिंज के साथ, इन सब में क्या लगता है, ऑन लगता है। बैंक भी इसमें एक शामिल कर लो, इन सब के साथ में ऑन लगता है। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है भैया कि दशकों तक इसके जो राजतंत्र है वो निर्भर था सॉलिड सिक्योरिटी गारंटीज पर। सॉलिड मतलब ठोस, सिक्योरिटी गारंटी, सुरक्षा गारंटियों, गारंटियां दी किसने, यूएस ने। यूएस से पहले दे क्यों लगा दिया, बहुत बड़ा देश है, पावरफुल है, इसलिए ना, इसलिए क्योंकि यूनाइटेड शब्द है, जिस देश के नाम में यूनाइटेड वर्ड जोड़ रखा होता है वहां दे लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा देश है, महान देश है, सबको डराता रहता है इसलिए दे लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो दशकों तक इसका राजतंत्र जो है, मोनार्कीज जो है, प्लूरल बनाया मोनार्की का इसने, वो निर्भर था ठोस सिक्योरिटी गारंटीज, और ये मिलती थी यूएस से, लेकिन विद द यूएस फोकस शिफ्टिंग अवे, लेकिन इस चीज के साथ विद का प्रभाव देखो यहां पे आ गया, विद के साथ आईएनजी लगेगा। शिफ्ट अवे का मतलब, शिफ्ट मतलब बदलना, अवे मतलब दूर जाना, और बदलकर दूर चला गया। अब यूएस का ध्यान कहीं और है, वेस्ट एशिया से हटा लिया ध्यान इसने। इसके साथ ही क्या हुआ, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ओल्ड फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क क्या होता है, स्ट्रक्चर, संरचना, सिस्टम, तंत्र। कम इनटू क्वेश्चन का मतलब होता है संदेह पैदा करना, संदेह पैदा करना,
एक्सपेडाइट का मतलब होता है गति तेज करना, तीव्र करना, और रीअलाइनमेंट जो है इसका मतलब है पुनर्व्यवस्था कह सकते हो, पुनर्व्यवस्था। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन, एडजस्टमेंट। तो क्या कहना चाह रहा है देखो फिर से, अब भाई लेकिन कंजंक्शन है बेट, विरोधाभासी कंजंक्शन है। यूएस का ध्यान दूर चला गया वेस्ट एशिया से, तो इसके चलते ड्यूरेबिलिटी जो है, जो टिकाऊपन था, ड्यूरेबल कोई चीज है तो वो चलती रहती है, तो जो टिकाऊपन था या स्थायित्व था पुराने सिस्टम का, वो स्थायित्व अब हैज कम इनटू क्वेश्चन। ये हैज हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब, और वैसे कम इनटू क्वेश्चन एक पूरी फ्रेज है। फ्रेज इसलिए क्योंकि सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। अब इस पर प्रश्न खड़ा हो गया है, इसने संदेह खड़ा कर दिया है, डाउट कर दिया है। व्हेन सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशंस, इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है, इंस्टॉलेशन का मतलब है जो हमने दिखा था फैसिलिटीज, प्रतिष्ठान कह सकते हो, सुविधाएं कह सकते हो। जब सऊदी के ऑयल इंस्टॉलेशंस पर, जब सऊदी के जो तेल वाले प्रतिष्ठान थे उन पर वर अटैक्ड, पैसिव है ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। किस टेंस का पैसिव है सोचो देखें, ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का। जब सऊदी के तेल प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया, किसके द्वारा, ईरान के सहयोगियों के द्वारा। अलाइज क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। अलाई का प्लूरल है ये, अलाई होता है ALLY, इसका प्लूरल है। अलाई का मतलब होता है सपोर्टर, फ्रेंड, सहयोगी। तो ईरान के सहयोगी द्वारा जब इन पर हमला किया गया 2019 में, तो यूएस ने कुछ नहीं किया। यूएस की वर्ब डिड है, डिड का ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है यहाँ पे, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। यूएस से पहले दे क्यों बता ही दिया। इजराइल अटैक ऑन कतर, अब इजराइल का हमला हुआ कतर पर, है ना। विच होस्ट अमेरिकाज लार्जेस्ट बेस इन वेस्ट एशिया, विच किसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध है इससे, कतर से। अब कतर जो है वो मेजबानी करता है, होस्ट करता है अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर। सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अमेरिका का कहां पे है, कतर में, वेस्ट एशिया में। ठीक है, मतलब सॉरी, लार्जेस्ट बेस्ड वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कहां पर है, कतर में। अब कतर पर हमला कर दिया इजराइल ने, तो फिर जो इजराइल का अटैक है वो ऐसा लगता है, ये इसकी वर्ब है अटैक की। टू हैव एक्सपेडाइटेड, कि इसने क्या कर दिया है, ये देखो टू के साथ बेस फॉर्म तो इन्फिनिटिव होती है, और टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है। क्या बोला फिर सुन लो, टू के साथ बेस फॉर्म तो होता है इन्फिनिटिव, और टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म है वो होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इसने क्या किया है, लगता है गति तेज कर दी है रीअलाइनमेंट की, कि वापस से व्यवस्था बनानी पड़ेगी, सब कुछ वापस एडजस्ट करना पड़ेगा, वापस से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, है ना, इस गति को तेज कर दिया है। बात क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर, क्योंकि ये तो पूरा हो गया, मैच द कॉलम एक बचा हुआ है, हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं पैसेज वाले क्या कहना चाह रहा था। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि भाई जेंडर्स का एंटोनिम, तो लिबरल, बेनेवोलेंट और मैग्नेनिमस तीनों ही सेम है। उदार है, दयालु है, तो बी आंसर आ जाएगा। स्टिंजी, कंजूस, क्या आंसर आ जाएगा, कंजूस, बी। दूसरा पूछा है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, एडिटोरियल के अनुसार द यूएस रिड्यूस्ड फोकस ऑन वेस्ट एशिया हैज, इस एडिटोरियल के अनुसार यूएस का जो रिड्यूस्ड फोकस है, यूएस ने तो ध्यान कम कर दिया है वेस्ट एशिया में, उसने क्या कर दिया, अब ध्यान कम कर दिया तो क्या हुआ देखो, स्ट्रेंथन द गल्फ मोनार्कीज सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, क्या इस चीज ने मजबूती दी है गल्फ के राजतंत्र में जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क था, नहीं, ऐसा नहीं था, वो तो कमजोर हो गया था। ब्रॉट स्टेबिलिटी टू सऊदी अरब रिलेशंस, क्या सऊदी और ईरान के रिलेशंस प्रगाढ़ हुए हैं इससे, ना। रेजिंग डाउट अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, ये प्रश्न हमने डिस्कस किया था कि इसने क्या किया है, रेज्ड, बढ़ा दिया है संदेह, किस बारे में, ड्यूरेबिलिटी के बारे में। प्रश्न पढ़ा था अभी हमने कि जो पुराना सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसके टिकाऊपन को इसने संदेह के घेरे में डाल दिया है। कम इनटू क्वेश्चन वाला जो था वो दे रखा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आओ नेक्स्ट पर। थर्ड पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंपैक्ट ऑफ इजराइल्स अटैक ऑन कतर, इजराइल का जो अटैक हुआ कतर पर उसमें क्या चीज डिस्क्राइब करती है, इसने वीकन कर दिया अमेरिका के लार्जेस्ट बेस को, ऐसा है क्या, अमेरिका प्रभाव पड़ा है क्या इसका, नहीं पड़ा, हालांकि है वेस्ट सबसे बड़ा सैन्य अड्डा वहां पे, लेकिन प्रभाव इसका नहीं पड़ा। इट एक्सपेडाइटेड द रिलायमेंट, ये वाला आ जाएगा लास्ट वाला, कि इसने एक्सपेडाइट कर दिया रीअलाइनमेंट को ऑफ द पर्शियन गल्फ सिक्योरिटी ऑर्डर। इट डिजॉल्व द सऊदी पाकिस्तान अग्रीमेंट, क्या इसने भंग कर दिया इस अग्रीमेंट को, ऐसा नहीं है। इट री इन्फोर्स द यूएस गारंटी, ये यूएस गारंटीज को इसने वापस से मजबूती दी है क्या, ये भी नहीं है। ये हमने पढ़ा है, गति तेज कर दी है, तो बी आपका आंसर करेंगे।
और फोर्थ पूछा है व्हाई हैज द ओल्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऑफ द गल्फ मोनार्कीज कम इनटू क्वेश्चन, क्यों ये संदेह के घेरे में आ गई है? बिकॉज ऑयल प्राइसेस हैव डिक्लाइंड, ऐसी बात करी थी क्या कि तेल की कीमतें कम हुई हैं? बिकॉज द यूएस हैज शिफ्टेड फोकस अवे फ्रॉम वेस्ट एशिया, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर ईरान सऊदी टाइज, अरे ईरान सऊदी टाइज तो कहाँ स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज ऑफ द इजराइल पाकिस्तान डिफेंस अग्रीमेंट, ये इससे भी क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये आंसर आएगा कि यूएस ने ध्यान हटा लिया है अपना वेस्ट एशिया से, इस कारण से ऐसा हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन जो पहला दूसरा क्वेश्चन था ना, उसी को ही तो इसने घुमा के पूछा है फोर्थ में। और एक लास्ट पूछा आपसे कि व्हाट डज द अटैक ऑन सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशन 2019 रिवील, क्या रिवील करता है? यूएस की विलिंगनेस, भाई यहाँ तो यूएस ने कुछ किया ही नहीं था इस अटैक में, तो कहीं की विलिंगनेस। द वीकनेस ऑफ ईरानियन एलाइज, ईरान के जो समर्थक थे उनकी कमजोरी होती तो अटैक ही नहीं करते हैं। द इनएक्शन ऑफ द यूएस इन अ क्रिटिकल मूवमेंट, जो निष्क्रियता थी यूएस की, वो यूएस डिड नथिंग आया था ना, तो वही आंसर आएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा, निष्क्रियता। और एक मैच द कॉलम लास्ट बचा है, ये देख लो। मोनार्कीज क्या होते हैं? राजतंत्र, राजतंत्र के लिए यहां पे डी में दे रखा है किंगडम्स। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? टिकाऊपन, स्टेबिलिटी, सी दे रखा है। इंस्टॉलेशन क्या होते हैं? फैसिलिटीज, कहां पे है? ये रहा, मिलिट्री बेसेस, सैन्य अड्डे, बी। एक्सपेडाइट क्या है? गति तेज करना, कहां पे है? स्पीडेड अप, ई। और एक ही बचा, रीअलाइनमेंट, रीअरेंजमेंट, ए। ठीक है भाई, ये आज के एडिटोरियल में था। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।